हेलो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज के पूरे एपिसोड में चारों आंग्ल मैसूर युद्धों जो 4 एंग्लो मैसूर वार्स हुए थे इसके बारे में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में समस्त तथ्य यहाँ दिए गए हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में आंग्ल मैसूर युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, तो उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आइए इस पर नजर डालते हैं। बंगाल में अपनी शक्ति की स्थापना के पश्चात मैसूर पर विजय प्राप्त करना कंपनी के अधिकारियों का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार में मैसूर राज्य सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, एंग्लो मैसूर वार हुए थे। इनमें प्रथम को छोड़कर शेष तीनों में अंग्रेजों की ही विजय हुई थी। तो बारी बारी से सभी युद्धों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार था उसके बारे में। यह युद्ध लड़ी गई थी 1767 से 1769 ईस्वी के बीच, 2 वर्षों तक लड़ी गई थी। इसमें मैसूर के राजा कौन थे? तो वो हैदर अली थे। और जिस वक्त ये युद्ध लड़ी गई थी उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे पैरालॉस्ट। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल थे पैरालॉस्ट। और युद्ध का अंत कैसे हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा 1769 ईस्वी में। इससे संबंधित प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 1767-69 ईस्वी यानी 18वीं शताब्दी में। दूसरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर के शासक कौन थे? तो ये थे हैदर अली। किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ी गई थी? तो यह होगा पैरालॉस्ट। किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह संधि थी मद्रास की संधि। अगर यहां यह पूछी जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी वो कब हुई थी? तो यह होगा 1769 ईस्वी। दोस्तों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार था वो 1780 से 1784 ईस्वी यानी कुल 4 वर्षों तक चली थी। यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इस समय अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स और युद्ध होती है मैसूर के शासक हैदर अली के साथ। युद्ध का अंत कैसे होता है? तो वो होता है मैंगलोर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि इसी युद्ध के दौरान पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली घायल हुआ था और 1782 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इन प्रश्नों पर ध्यान दें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का आरंभ किस शासक के काल में हुआ था? तो शासक है हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कितने वर्षों तक चली थी? दोस्तों, ये 4 वर्षों तक चली थी, 1780 से 1784 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस शासक के समय में हुआ था? तो ये शासक है टीपू सुल्तान। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह है मैंगलोर की संधि जो 1784 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के दौरान मैसूर का शासक हैदर अली मारा गया था? तो यह है सेकंड एंग्लो मैसूर वार, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसके दौरान हैदर अली की मौत हुई थी। पोर्टो नोवो का युद्ध किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तो इसका आंसर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवो का युद्ध लड़ा गया था। पोर्टो नोवो का युद्ध किन के बीच लड़ी गई थी? तो ये मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच। पोर्टो नोवो के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए किस शासक की मौत हुई थी? तो यह है हैदर अली 1782 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में संपन्न मंगलौर की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड मैकार्टनी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस युद्ध के दौरान मैसूर के 2 शासकों का अंग्रेजों से युद्ध हुआ था? तो ये है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। 2 शासक, सर्वप्रथम हैदर अली जिनकी मौत हो जाती है, इसके पश्चात टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखते हैं।
इन्हीं तथ्यों को सामान्य भाषा में ध्यान रखिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली की मौत हो जाती है तब उसका पुत्र टीपू सुल्तान इस युद्ध को अंग्रेजों के साथ लगातार वो जारी रखते हैं। 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच एक संधि होती है जो मंगलौर की संधि है और इस संधि के द्वारा ही यह युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था वो 1790 से 1792 ईस्वी 2 वर्षों तक चली थी। किनके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। और इस समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस युद्ध का अंत हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा जो 1792 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू के लिए बेहद अपमानजनक थी। इस संधि के द्वारा टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े थे, परंतु तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए थे। यह रिवीजन कर ले कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अवधि क्या थी, तो वो थी 1790-92 ईस्वी। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो वो संधि है श्रीरंगपट्टम की संधि जो 1792 में हुई थी। किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक बनाया था? तो यह युद्ध भी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार था वो 1799 ईस्वी में लड़ी गई थी। मात्र 1799 ईस्वी में। यह एक निर्णायक युद्ध था। दोस्तों, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया था 1799 ईस्वी में और यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हुआ और संपूर्ण मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हो गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल इस समय है लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो 1799 ईस्वी में लड़ी गई थी, गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की निर्णायक हार हुई थी और वो इस युद्ध में मारे गए थे। यहां पर एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब कायम होता है? तो वो 1799 ईस्वी। कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद ही गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने दंभ भरे शब्दों में बेहद अहंकार के साथ कहा था कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। यह सेंटेंस उन्होंने निकाला था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद ही। यह कथन याद रखिएगा, यह लॉर्ड वेलेस्ली का कथन है। दोस्तों, अब मैसूर राज्य, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे अच्छी तरह जान लें। मैसूर राज्य की स्थापना कैसे होती है और उसके शासक हैदर अली कैसे बनते हैं, ये संक्षिप्त रूप में आप जान लें। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का जो शासक था वो चिक्का कृष्णराज था, किंतु वास्तविक शक्ति उनके 2 मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथों में केंद्रित थी। शासक ये नाम मात्र का था जो चिक्का कृष्णराज था, वास्तविक शक्ति उसके 2 मंत्रियों जिनका नाम है नंजराज और देवराज, इनके हाथों में केंद्रित था। बाद में नंजराज ही मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा हो गया, यानी संपूर्ण शक्ति उन्होंने अपने हाथों में ले ली। वो मंत्री कौन है? नंजराज। नंजराज के समय ही हैदर अली एक योग्य व्यक्ति के रूप में सेना में भर्ती हुआ था। दोस्तों, वह अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठा। तो अब हैदर अली का उत्थान कैसे होता है, इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले नंजराज ने हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसे 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया था। यानी सबसे पहले उसकी नियुक्ति होती है डिंडीगुल के फौजदार के रूप में, जो 1755 ईस्वी में हुई थी। डिंडीगुल में एक किला था जो मैसूर राज्य का ही था, उसी किले का फौजदार नियुक्त होता है कौन? हैदर अली, 1755 ईस्वी में। दोस्तों, हैदर अली निरक्षर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु इस कमी को पूरा करने के लिए उसने खांडे राव, नाम याद रखिएगा, खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था।
और अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो दो तथ्य यहाँ पर ध्यान रखें। खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था हैदर अली ने, और अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने यानी हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, जहां अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता था, उसका निर्माण भी किया जाता था। तो ऐसे केंद्र शस्त्रागार कहलाते थे और इसकी स्थापना हैदर अली ने की थी 1755 में डिंडीगुल में। जैसा कि मालूम है, नंजराज एक मंत्री था और उसने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। इसलिए हैदर अली ने राजमाता का समर्थन प्राप्त कर उचित अवसर देखकर नंजराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। ध्यान रहे कि हैदर अली अपने आप को मैसूर का शासक कब घोषित करते हैं, तो वो समय है 1760 ईस्वी 1760 एडी। दोस्तों, हैदर अली धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, वो धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, मुस्लिम होते हुए भी कट्टरता उनमें नहीं थी। उसने अपने अधिकांश मंत्रियों को जो हिंदू थे उन्हें ही नियुक्त किया था। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान भी दिया था। ध्यान रहे कि मैसूर राज्य के अंतर्गत ही चामुंडेश्वरी देवी की मंदिर थी जिसे उन्होंने दान दिया था। मुस्लिम होते हुए भी हैदर अली ने अपने तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई थी। हैदर अली के पश्चात टीपू सुल्तान अब मैसूर राज्य के शासक बनते हैं। दोस्तों, 1782 में जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जारी था, उसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी और उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। सबसे पहले याद रखें, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही महीनों और वर्षों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग आरंभ किया था और साथ ही साथ आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया था। तो ये कार्य कौन करने वाले हैं? टीपू सुल्तान। दो काम शुरुआती दौर में याद रखें कि हिंदू नाम जो महीनों और वर्षों के थे उसके स्थान पर इसने अरबी नामों का प्रयोग आरंभ किया और आधुनिक कैलेंडर जो मॉडर्न कैलेंडर है उसे इसने अपने राज्य में लागू किया। यह करने वाला टीपू सुल्तान पहला शासक था। टीपू ने अपने राज्य में सिक्का ढलाई की नई तकनीक और नापतोल के आधुनिक पैमाने अपनाए थे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी की क्रांति थी, वो जब सफल हुई फ्रांस में, उसके पश्चात भारत में फ्रांसीसी सैनिकों ने जब श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तो स्वयं टीपू भी उसका सदस्य बना था। तो याद रखें, जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसी सैनिकों ने स्थापित की थी श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर राज्य की राजधानी थी, वहां पर टीपू भी उसका सदस्य बना था जैकोबिन क्लब का, और अपने आप को वह नागरिक टीपू कहा था। याद रखें, टीपू सुल्तान की यह उक्ति है, जब वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तो वो कहा अपने आप को नागरिक टीपू। दोस्तों, यद्यपि टीपू ने महीनों और वर्षों के नाम अरबी में अब रखे थे हिंदू नामों के स्थान पर, लेकिन वो उदार था। वो हिंदुओं का भी उतना ही समर्थक था जितना मुसलमानों का, यानी वो भी धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करता था। दो मंत्री पूरनिया और कृष्णराव इसके प्रमुख हिंदू मंत्री थे। याद रखें, उनके दो प्रमुख मंत्री जिनका नाम है पूरनिया और कृष्णराव, ये दोनों हिंदू थे और वे टीपू सुल्तान के प्रमुख मंत्रियों में शामिल थे। टीपू ने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। यह ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी नौसेना के एक लेफ्टिनेंट थे रिपो, उसको टीपू ने अपनी सेवा में नियुक्त किया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम अथवा श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ फ्रीडम लगवाया था। यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, 1791 ईस्वी में टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत करवाई थी और वहां शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखेंगे कि श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत किसने करवाई थी, तो वो टीपू ने करवाई थी, टीपू सुल्तान ने करवाई थी और वहां शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन भी दिया था।
टीपू के समय में ही उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में जो उनका किला था, जो निवास स्थान भी था, वहां पर एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर थी, श्री रंगनाथ नरसिंह की मंदिर। यह मंदिर गंगाधारेश्वर के नाम से भी जानी जाती थी। तो याद रखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधारेश्वर के मंदिर की नियमित पूजा होती थी टीपू के समय में। दोस्तों, इस पूरे सेशन में आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 हुए थे, उन चारों के संबंध में, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनके संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, वो समस्त चीजें आपको बताई गई। इनसे अधिक, इन चीज़ों से अधिक अब आपको अध्ययन नहीं करना। इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई। बस आप इसका रिवीजन करें, 2 बार रिवीजन करें, वो समस्त चीज़ें स्वतः याद हो जाएंगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आने तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए प्रेरित करें। टाइम पास करने वाली पढ़ाई से अब दूरी बनाएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।